कहानी है उस गांव की जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं अपने दूसरे चैनल पे। तो आप जानना चाहते हैं कौन सा गांव है, तो आप उस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और कहानी है मंगल और उसके परिवार की, जिसने एक घर बनाया और उसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर उसके घर में वो हुआ जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो कहानी, वो मैंने खुद वहां रहने वाले एक व्यक्ति से सुनी थी। उन्होंने मुझे खुद उस गांव के बारे में अवगत कराया, उस घर के बारे में अवगत कराया और बताया कैसे उस घर को भुताह घर नाम से जाना जाता है उस गांव में। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो जो प्यार आप मुझे और मेरे चैनल को दे रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके कमेंट्स पढ़ के यकीन मानिए इतनी मोटिवेशन मिलती है, और कई बार लगता है कि वो कमेंट्स मैं शेयर भी करूँ यहाँ पर, फिर बात वही आ जाती है कि सारे कमेंट शेयर नहीं कर सकते और जिसका कमेंट शेयर नहीं किया उसे बुरा लगेगा। तो आप जो भी लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी कहानियों का इतना प्यार दे रहे हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं मैं उन पे खरी उतरूं। आज की कहानी मैं उस गांव की बताने जा रही हूँ जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने ट्रैवल चैनल पे इंट्रोडक्शन दे चुकी हुई हूँ। अगर आप लोगों को ट्रैवलिंग का शौक है तो आप मेरा ट्रैवल चैनल झूमते वॉन्डरर्स विजिट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। और उस गांव में एक हॉन्टेड हाउस है जिसकी कहानी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं अभी तक जो भी आप लोगों के साथ कहानियां शेयर कर रही हूँ वो मुझे किसी ना किसी के द्वारा सुनाई गई हैं, या फिर कुछ मेरे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ घटित हुई हैं। लेकिन आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो मैं किसी भी सब्सक्राइबर की स्टोरीज हैं वो नरेट अभी तक नहीं कर पा रही हूँ। एक आधा बार मुझे स्टोरी आई थी शुरुआत में जो मैंने नरेट की थी, लेकिन उसके बाद मुझे कोई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं आ रही। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों की कोई ऐसी स्टोरीज हैं और आप चाहते हो कि मैं उसको अपने चैनल के माध्यम से सुनाऊं, तो प्लीज आप मुझे अपनी स्टोरी सामने दिए हुए मेल आईडी पर शेयर करें। आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की है, तो मैं यहाँ से आप लोगों की भी स्टोरीज नरेट करूंगी। अब चलते हैं सीधे कहानी पर। कहानी है मंगल और उसके परिवार की। मंगल के परिवार में उसके माता पिता, उसका एक छोटा भाई जो उनके साथ नहीं रहता, बाहर शहर में नौकरी करता है, उसकी 2 बहनें जिनकी शादी हो चुकी है, मंगल की पत्नी जो अभी 3 महीने प्रेग्नेंट है, और मंगल का एक 4 साल का बेटा है। कहानी करीब 50-60 साल पहले की है और पहाड़ों में जीवन आज भी बहुत टफ होता है। तो सोचिए कि 50-60 साल पहले जीवन किस तरीके से होता होगा। जिस तरह की बर्फबारी आज की डेट में पहाड़ों पर होती है, 50-60 साल पहले उससे कितनी ज्यादा बर्फ होती होगी। और उस टाइम आबादी भी बहुत नहीं हुआ करती थी, तो पहाड़ों में जो गांव होते थे उनमें गिने चुने ही घर होते थे और सभी एक दूसरे को जानते थे, सभी एक दूसरे की मदद करते थे। और एक छोटा सा जो गांव होता था वो पूरा परिवार ही होता था। आज की डेट में तो जब पहाड़ों में बर्फ पड़ती है सर्दियों के टाइम में, तो लोग नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, उनके पास नीचे की तरफ भी घर होते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे चाहे सर्दी कितनी भी तेज पड़ रही हो, चाहे कितनी भी बर्फ गिर रही हो, लोग अपने ही घरों में रहते थे और वहीं सरवाइव करते थे। पहाड़ी लोगों के लिए लाइफ बहुत टफ थी। प्लेन से तो कोई जाकर वहां काम कर नहीं सकता था, तो जो भी उनके घर के काम होते थे, जैसे घर बनाना या प्लम्बिंग का काम या जो भी कोई काम होते थे, ये लोग आपस में मिलजुल कर ही किया करते थे सब। उस टाइम जुलाई या अगस्त का मंथ चल रहा था और बारिशें काफी तेज हो रही थी। बारिशों के कारण मंगल के मकान पर एक पेड़ गिर गया और मंगल के मकान की जो छत थी वो टूट गई। उन लोगों ने कैसे भी करके मैनेज किया, जो टेम्परेरी रिपेयरिंग कर सकते थे वो उन्होंने की, पर उन्हें पता था कि ये ज्यादा टिकने वाला नहीं है। तो कुछ टाइम के लिए उन्होंने उस चीज को रिपेयर किया, लेकिन प्रॉब्लम चली रही थी। पानी घर के अंदर गिरने लगा था। जैसे बारिश बहुत तेज आती थी तो घर के अंदर काफी पानी आ जाता था। कुछ दिनों के लिए ये सारा परिवार अपने रिलेटिव्स के यहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, मंगल की जो सिस्टर्स थी उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और मंगल का ब्रदर भी बाहर ही रहता था। तो मंगल, उसकी दादी, उसके फादर मदर, उसकी वाइफ और उसका बेटा, ये लोग रिलेटिव्स के यहाँ शिफ्ट हो गए। मंगल की दादी काफी बूढ़ी थी और बेड रिडन थी, तो वो बेड से उठ भी नहीं पाती थी। मतलब उनके जो बेसिक काम होते थे वो भी मंगल की वाइफ या मंगल की मदर किया करती थी। पहाड़ों में मकान ज्यादातर मिट्टी
या लकड़ी के होते हैं और उस टाइम पे तो 100% मिट्टी या लकड़ी से ही मकान बनाए जाते थे। आज की तरह वहाँ पे कंक्रीट वर्क नहीं होता था, कंक्रीट वहाँ पर था ही नहीं उस टाइम पर। जब बारिशें रुकी तो मंगल और उसके कुछ रिलेटिव्स ने उसके उस घर को रिपेयर करने की कोशिश की, पर छत में डैमेज बहुत ज्यादा हो गया था, तो उनको पता था कि या तो ये पूरे सिरे से टूट के ही बनेगा या फिर ये प्रॉपर रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो मंगल के खेतों के पास उसकी थोड़ी सी जमीन थी। इन्होंने कहा कि अब घर बिल्ड करना है तो बेटर होगा कि हम खेतों के पास कर ले। मंगल की वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि खेतों में आना जाना इजी रहेगा, काम करना इजी रहेगा, तो हम वहीं पे ही नया घर बिल्ड कर लेते हैं। और घर बहुत फैंसी से नहीं होते थे, घर मतलब बेसिक नीड के लिए आपको जो घर चाहिए होता है, सर छुपाने के लिए छत चाहिए होती है जिसमें 2 4 6 कमरे हो। और वो कमरे ऐसे नहीं कि 2 4 6 मैं बोल रही हूँ तो बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, मतलब सबको एक प्राइवेसी मिल जाए, और अगर प्राइवेसी भी नहीं मिलती तो 1 2 कमरे में भी ये लोग साथ सोकर और बहुत आराम से गुजारा कर लेते थे। फिलहाल इन्होंने इस घर की भी टेम्परेरी रिपेयरिंग की थी, जिससे कि जो उसके पशु थे, गाय बकरियां भेड़े वगैरह, उसको वो शेल्टर दे सके। सर्दियों में सभी को ही शेल्टर की जरूरत होती है, बर्फ में तो कोई सरवाइव कर नहीं सकता। और इन्होंने नया घर बिल्ड करना शुरू कर दिया। मंगल, उसके रिलेटिव्स, उसके पड़ोसी सभी जुट गए कि जल्दी घर बन जाए। बहुत जल्दी जल्दी काम होता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर अपना ही काम कर रहे होते हैं। तो बाजार से बहुत ही कम चीजें लाई जाती थी उस टाइम पे। जैसा मैंने बताया लकड़ियों का यूज होता था, तो ये लोग पेड़ वगैरह काट के अपने आप ही जो भी बेसिक चीजें करते हैं, कारपेंटर वाला काम, वो ये लोग खुद ही करते हैं। आज भी बहुत सारे गाँव में पहाड़ों पे ये काम खुद ही होता है, तो उस टाइम तो पूरा खुद से होता था। तो ये लोग अपना लकड़ियां मकड़ियां काट रहे थे, पेड़ काट के जो भी यूटिलिटी की चीजें हैं वो कर रहे थे, और मिट्टी तो वहां पर थी ही। काम जोरों शोरों पे चल रहा था। उसी बीच मंगल के एक दोस्त ने बताया कि पास में जो गांव है संभाली, उसमें एक घर में आग लग गई थी। आग लगने के दौरान काफी डैमेज हो गया, लेकिन उस घर में जो छत थी उसके सपोर्ट के लिए जो लकड़ियां थी वो बच गई थी, और अभी वो वैसी की वैसी पड़ी हैं और कोई उन्हें यूज पे नहीं ले रहा, तो हम वो लकड़ियां ला के यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब ये सुन के मंगल काफी खुश हो गया। उसे लगा चलो काफी काम बच जाएगा और घर भी जल्दी बन पाएगा। तो इन लोगों ने प्लान किया कि ठीक है, हम वहां से जाके लकड़ियां ले आएंगे। मंगल और उसके कुछ साथी मिलके संभाली गए और वहां से जाके लकड़ियां उस गांव तक ले आए। उन्हें ऑलमोस्ट छत के लिए जो सपोर्ट चाहिए था उसके लिए सारी लकड़ियां मिल गई थी वहां से, तो उन्होंने लाके वो लकड़ियां लगा के छत बिल्ड कर दी और मंगल का घर बहुत जल्दी बन गया। घर बनने के बाद ये लोग वहां पर शिफ्ट हो गए और थोड़ा सा पूजा पाठ जो होता है वो उन्होंने रिचुअल किया, और उसके बाद आराम से फर्स्ट डे सारे ही एक्साइटेड थे कि घर बन गया है और सब हंसी खुशी रह रहे थे। आज भी पहाड़ों पे ज्यादातर लोग डे एंड नाइट पे सरवाइव करते हैं। अगर जैसे सूर्यास्त हो गया तो उनके यहाँ ज्यादातर लोग सो जाएंगे 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन उस टाइम पे पूरी तरीके से वो डे लाइट पे ही सरवाइव करते थे। तो कोशिश होती थी कि सूर्यास्त से पहले खाना खा लिया या सूर्यास्त तक खाना खा लिया। रात के लिए जो सुविधा थी लाइट, वो लैंप्स या लालटेन वगैरह ही यूज की जाती थी। तो पहली ही रात की बात थी, सबने अपना खाना वाना खाया और ये लोग थोड़ी गप्पे मार रहे थे। तभी ना दादी की आवाज आई। दादी बार बार मंगल को पुकार रही थी, तो मंगल गया, बोला हाँ दादी क्या बात है। दादी अपनी चारपाई पर ही लेटी हुई थी और उनको पहले ही खाना खिला दिया गया था। वहां पर पहाड़ी भाषा ही बोली जाती थी। मुझे वो भाषा नहीं आती, तो मैं आपको सारी स्टोरी जो बता रही हूँ वो हिंदी में ही बता रही हूँ। तो दादी ने मंगल को बोला कि मंगल, बाहर जो बिटिया मन्नू के साथ खेल रही है उसको रोटी दे दे। मन्नू मंगल के बेटे का नाम था, जो कि मैंने आपको बताया 4 या 5 साल का था। मंगल को अपना बेटा मन्नू तो खेलते हुए दिख रहा था, पर उसके साथ कोई और नहीं दिख रहा था। दादी ने उसको फिर से बोला कि वो बिटिया खेल रही है ना, उसको रोटी दे दे। दादी में प्रॉपर ओल्ड एज सिम्टम्स थे, तो दादी को कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था। तो मंगल को लगा दादी को ऐसी हेलुसिनेशन हो रही है या फिर ऐसे ही दादी को लग रहा है कोई खेल रहा है। तो मंगल ने ना बड़े कैजुअली उनको बोला कि हाँ हाँ अम्मा देता हूँ, उसको रोटी देता हूँ, और कह के मंगल वहां से चला गया। मंगल वापस से रसोई में अपनी पत्नी और माँ के पास जाकर बैठा। मंगल के पिता भी वहीं थे, उन्होंने भी खाना खा लिया था और वो उठ के वहां से चले गए थे बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए। तो मंगल वैसे ही मजाक में बोला अपनी पत्नी और माँ को कि अम्मा को कोई बिटिया दिखाई दे रही है, कह रही है उसे रोटी दे दे, रोटी दे दे। और ये लोग हंसने लगे। कई बार हम घर वालों के साथ भी ऐसे ही मजाक कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं था कि वो डेलिब्रेट एक्ट था, मतलब प्यार में ही वो मजाक कर रहा था दादी के लिए। ये सारे लोग हंसने लगे। उसके बाद ये वापस से दादी के पास जाके बैठ गए। मंगल की माँ, मंगल की पत्नी सब खाना खा चुके, तो ये थोड़ी देर अम्मा के पास बैठे और ये लोग गप्पे मारने लगे। तो अम्मा ने फिर से पूछा कि मंगल तूने उसको रोटी दी बिटिया को या नहीं। तो मंगल बोला हाँ हाँ अम्मा दे दी। उसके बाद मंगल ने मन्नू को बुलाया और उसको भी
उसकी पत्नी चंदा ने सुला दिया। मंगल की पत्नी का नाम चंदा था। धीरे धीरे मैं कहानी में आपको सबके नामों के साथ भी अवगत कराती जाऊंगी। करीब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा। ये सारे लोग अपने बिस्तरों पे सोने के लिए लेट गए। चारपाइयां ही होती थी उस टाइम पे, जिसको खाट खटिया कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो उसी पे ये लोग सोया करते थे। और पहाड़ों में 12 महीने ठंड होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी थोड़ी कम होती है, पर होती ठंडी है। तो ये लोग रजाई लेकर ही सोते थे। इनके जो वॉशरूम्स हुआ करते थे, ये बाहर ही हुआ करते थे। घर के अंदर वॉशरूम्स का कोई प्रोविजन नहीं था। एंड 95% घरों में वॉशरूम्स नहीं होते थे। ये लोग खुले का ही प्रयोग करते थे। जनरली इनकी कोशिश यही होती थी कि सोने से पहले ये अपना जो भी यूरिन पास करना है या कुछ भी है इस तरीके से, तो वो अपना करके और फिर सो जाएं, ताकि रात में उठने की जरूरत ना पड़े। फिर भी इमरजेंसी हो जाती थी तो ये लोग घर के पीछे का ही यूज कर लेते थे। और मंगल के घर में वॉशरूम की सुविधा नहीं थी। रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम रहा होगा, तो मंगल की मदर को यूरिन पास करने की अर्ज हुई और वो लालटेन लेके बाहर गई। तो उन्होंने सोचा कि अब वो दूर कहाँ जाएंगी, तो वो घर के पीछे ही चली गई। उन्होंने यूरिन पास किया और उसके बाद वो उठ के वापस लौट ही रही थी कि उन्होंने क्या देखा कि उनके घर की छत पे कुछ वाइट वाइट सा है। तो उनको समझ नहीं आया क्या है। और पहाड़ों पे जो घर होते हैं उनकी जो छतें होती हैं वो हार्ट शेप में होती हैं, क्योंकि वहां पे बारिश हो या फिर बर्फ बहुत पड़ती है। अगर वो रेक्टेंगल शेप में होंगी या किसी भी शेप में होंगी, वहां पर पानी रुक गया तो छत ढहने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए वो हार्ट शेप में होती है कि बारिश हो या बर्फ पड़े तो वो स्लाइड करके नीचे आ जाए, या फिर जब सूरज निकलेगा तो जो भी बर्फ पिघलेगी वो स्लाइड करके नीचे आ जाएगी। तो छत पे किसी के होने का कोई मतलब ही नहीं होता है वहां पर। मंगल की मदर ने अपनी लालटेन थोड़ी सी ऊपर उठाई और देखने की कोशिश की कि छत पे कौन है। तो वो थोड़ी और पास गई। जैसे ही उसने लालटेन ऊपर उठाई पास जाके, तो उसने देखा किसी के जले हुए पैर लटक रहे हैं। उसने ऊपर की तरफ देखा तो पूरी एक भयानक सी औरत, पूरा उसका जला हुआ मुंह है और वो बैठी हुई है उस छत की एज पे। आप सोचिए कि स्लाइड हो रही है छत, तो उस पे कोई कैसे बैठ सकता है। ये देखते ही मंगल की माँ वहां से दौड़ती हुई सीधी भागी भागी घर के अंदर आई और उसने फटाफट कुंडी लगाई और मंगल के फादर मंगल दोनों को जगाया और उसने बोला बाहर कोई हवा बैठी है, बाहर कोई हवा बैठी है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पहाड़ों पर लोग इन सारी चीजों पे बहुत बिलीव करते हैं। उनके साथ बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हो चुके हैं। वो लोग बहुत बिलीव करते हैं कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। मैं भी सेम बिलीव करती हूँ कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, और नेगेटिव है इसीलिए ही पॉजिटिव है। तो उन लोगों को ये ही पता था। फिर भी डाउट क्लियर करने के लिए मंगल के फादर और मंगल दोनों लालटेन लेके अपने जो कुल देवता होते हैं उनका कोई लाठी थी वो लेकर बाहर गए। उन्होंने जब बाहर जाके देखा, घर के पीछे की तरफ देखा, तो उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखा। वो वापस अंदर आए, उन्होंने दरवाजा बंद किया और मंगल की माँ को बोला कि हाँ कोई हवा होगी, पर अब वो निकल गई है, घर के पीछे अब कोई भी नहीं है। थोड़े टाइम तक ये लोग यही बातें करते रहते हैं। चंदा सोई हुई थी, उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और दादी भी सो रही थी आराम से। अब ये लोग भी थोड़ी देर यही बातें करते करते सो जाते हैं। फिर सुबह होती है, सुबह सारे उठते हैं, अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। काम क्या होते हैं, ज्यादातर खेत के ही काम थे उस टाइम पे, क्योंकि कोई भी फसल उगाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता था और उस टाइम पे ही सबसे ज्यादा काम करना पड़ता था, क्योंकि जब बर्फ पड़ती थी तो काम बिल्कुल रुक जाता था। तब सारे लोग इकट्ठे बैठ के बातें ज्यादा करते थे, कुछ होता नहीं था करने के लिए। लेकिन जैसे ही बर्फ वाला सीजन जाता था तो सारे ही अपने अपने कामों में जुट जाते थे। घास लाना, पशुओं के लिए घास इकट्ठा करना, बहुत तरीके के काम होते हैं जो ये लोग पूरे सीजन करते रहते हैं बर्फ गिरने से पहले। और खेतों में काम करने में औरतें भी बिल्कुल सेम कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं जितने मेल्स देते हैं। तो घर का भी खाना वाना देखना होता था। दादी बेड रिडन थी, चंदा घर पे रहती थी, वो खाना बनाती थी, दादी की देखभाल करती थी। और मंगल की मदर, मंगल के फादर मंगल, ये तीनों खेतों में काम करने चले जाते थे। मन्नू की अभी स्कूलिंग शुरू नहीं हुई थी। दादी का सुबह का सारा काम निपटा के चंदा दोपहर का खाना बनाने चली गई। समय कुछ ऐसा ही रहा होगा, 10:30-11 बजे का। मन्नू दादी के पास जमीन पे बैठ के खेल रहा था अपने खिलौनों से, और तभी दादी चंदा को पुकारने लगती है, चंदा सुन तो, चंदा इधर आ। चंदा प्रेग्नेंट होती है तो उसको थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट भी होती है। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है बार बार उठना बैठना, और चूल्हे पे जब खाना बनाना पड़ता है तो आपको जमीन पे ही बैठ के खाना बनाना होता है। उस टाइम पे कोई प्रोविजन नहीं था स्टैंडिंग किचन्स का या कुछ भी। तो चंदा को उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो अभी थोड़ी देर पहले ही दादी के पास से आई थी। तो चिड़चिड़ाते हुए बोली, अम्मा क्या है, क्यों बुला रही हो? तो दादी फिर से बोली, इधर आ, मेरी बात तो सुन। चंदा खिसियाती हुई चिड़चिड़ाती हुई उठ के दादी के पास गई। बोली, अम्मा क्या है, तुम्हारा सारा काम तो कर दिया, अभी तो मैं यहाँ से गई हूँ, मुझे खाना बनाना है, वो लोग भी आने वाले होंगे खेत से, बताओ क्या बात है। तो कहती, क्यों, कल तुमने उस लड़की को खाना नहीं
दिया, मैंने कहा था बिटिया को खाना दे दे, अब देख इसकी माँ कितने गुस्से में यहाँ आई हुई है, चल दोनों के लिए रोटी बना और खाना दे दे। अब चंदा पहले से ही चिड़ी हुई होती है, उसे और गुस्सा आता है और वो दादी को बोलती है, अम्मा तुम्हें तो कुछ काम करना नहीं है, यहाँ बस पड़े पड़े हुक्म चलाती रहती है, उस पानी भी तुम्हें उठा के देना पड़ता है, अब यहाँ पे चुपचाप से पड़ी रहो, मुझे खाना बनाने दो, वो लोग आने वाले हैं और मुझे उनके लिए खाना बनाना है, अब मुझे बार बार मत बुलाना। और गुस्से में चंदा वहां से चली गई। दादी पीछे से फिर आवाज लगाती रही, चंदा सुन, तू सुन नहीं रही, चंदा सुन। तो चंदा एक कान से सुनती है, दूसरे से निकालती है, जाके खाना बनाने लगती है, बड़बड़ाती है, पता नहीं मतलब आप समझते हो ना यार, उस टाइम क्या आज भी लोग बोलते हैं कि इसको पता नहीं क्या हो गया, बुढ़िया को परेशान करके रखा है ये वो। तो वो अपना बड़बड़ाते बड़बड़ाते खाना बना रही होती है और दादी उसको पुकारती रहती है, वो सुनती नहीं है, दादी भी पुकारना बंद कर देती है। चंदा ने पतीली में दाल चढ़ाई होती है और अब वो आटा गूंद रही होती है। आटा गूंद के वो परात साइड में रखती है तो उसे फक 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 से आवाज आती है, जैसे आग की आवाज नहीं होती, आग एकदम ऐसे फक फक करके जो उछाल मारती है। तो वो चूल्हे की तरफ देखती है, उसने पतीली में दाल चढ़ा रखी है चूल्हे पे। अचानक से लकड़ियों में ना आग ऐसे एकदम फपक फपक के ऊपर जा रही है, तो उसको समझ ही नहीं आता क्या होता है। उतनी ही देर में वो पतीली अपने आप चूल्हे से गिर जाती है और उसे देख के चंदा को इतना गुस्सा आता है कि अभी तो मैंने दाल चढ़ाई थी, ऊपर से इस बुढ़िया ने मुझे इतना परेशान कर दिया, अब मुझे फिर से दाल चढ़ानी पड़ेगी और अभी थोड़ी देर में ये लोग आ जाएंगे तो बोलेंगे खाना नहीं बनाए। चिड़चिड़ाती हुई वो सोचती है कि चलो पहले मैं रोटियां ही सेक के रख देती हूँ, उसके बाद मैं दाल चढ़ा दूंगी। अब चंदा परात उठाती है, तो परात उठाती है, देखती है उसमें से सारा आटा गायब है। चंदा को काफी हैरानी होती है कि अभी कुछ सेकंड पहले ही उसने आटा गूंद के रखा था, सारा आटा गायब कैसे हो गया। ये देख के चंदा बहुत बुरी तरीके से डर जाती है कि तभी चंदा को हंसने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई औरत जोर जोर से हंस रही है। वो एकदम से उठती है और पलटती है बाहर निकलने के लिए रसोई से। जैसे ही वो पलटती है, उसके ठीक मुंह के सामने एक भयानक जली हुई औरत एकदम उसके मुंह पे गुस्से में घुराना शुरू कर देती है। विदिन अ सेकंड जैसे वो पलटी है, उसके सामने एकदम फेस पे बिल्कुल इतने डिस्टेंस पे एक औरत खड़ी हुई है जिसका चेहरा पूरी तरह जला है और वो अजीब सी आवाज निकालती है। उसको देखते ही चंदा जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है। जब दोपहर में खेतों से सब काम करके वापस आते हैं तो मंगल की मां रसोई में जाती है और जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है, देखती है चंदा जमीन पे पड़ी हुई है और उसका निचला हिस्सा पूरा खून से सना हुआ है। ये देख के माँ का रोना निकल जाता है, जोर जोर से आवाजें लगाती है, मंगल के पिताजी, मंगल देखिए क्या हो गया, देखो जरा यहाँ आके ये चंदा को क्या हो गया। मंगल और उसके पिताजी भागे भागे रसोई में जाते हैं और वो चंदा को उठा के सबसे पहले चारपाई पे लिटाते हैं। चंदा को कोई सुध बुध नहीं है, वो पूरी तरह बेहोश खून से लथपथ पड़ी हुई है। मंगल की माँ, मंगल उसके मुंह पे छींटे मार रहे हैं। पिताजी भागे भागे जाते हैं, वैद्य जी और दाई माँ दोनों को घर पे बुला के लाते हैं। गांव में जो भी मिल रहा होता है, जैसा मैंने बताया छोटा गांव था, उनको भी पता चल जाता है कि कोई परेशानी हो गई है। लोगों का जमावड़ा मंगल के घर पे लग जाता है, रोने चीखने की आवाजें सुन के सब देखते हैं कि चंदा की हालत कितनी खराब है। दाई माँ आती हैं, वैद्य जी आते हैं, जैसे तैसे करके चंदा की जान बचाई जाती है और उसके अजन्मे बच्चे को निकाला जाता है। जो भी प्रोसेस रहा हो उस टाइम पे, पर वो दाई माँ द्वारा ही किया जाता है। इस वक्त चंदा ऑलमोस्ट 6-7 महीने की प्रेगनेंसी में थी, क्योंकि जब उनके घर की छत टूटी थी उस टाइम पे वो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी और फिर वो टाइम निकलते निकलते इस वक्त करीब 6 से 7 महीने का ड्यूरेशन चल रहा था उसका। और हम सभी जानते हैं कि 6 से 7 महीने में ऑलमोस्ट बच्चा बन चुका होता है। इधर ये सारा प्रोसेस चल रहा था, उधर चारपाई पे दादी हंसे जा रही थी। वो एक सरकास्टिक हंसी हंस रही थी और हंसते हंसते एक ही चीज दोहरा रही थी, मैंने तो कहा था कि माँ और बिटिया को रोटी दे दे, इसने नहीं खिलाया, देखो तुम्हारा बच्चा खा गई वो। और वो हंसने लगी, बार बार हंस रही हैं। लोगों ने उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त चंदा की हालत खराब थी, परिवार को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी। वैसे भी सबको पता था कि दादी थोड़ी इधर उधर की ऐसे ही बातें करती रहती हैं, उनका थोड़ा सा दिमाग का इशू है ओल्ड एज की वजह से। दोपहर से शाम हो जाती है, अब चंदा को धीरे धीरे होश आता है और उसका ये है कि होश आ रहा है फिर जा रहा है, वीकनेस है, पर वैद्य जी बोलते हैं अब ये खतरे से बाहर है तो अभी तुम इसको सोने दो। दाई माँ भी यही बोलती हैं कि बिटिया को आराम करने दो, अगर होश आए तो इसको कुछ हल्का खिला पिला देना और उसके बाद फिर हम कल सुबह आएंगे।
लोग भी एक एक करके वहां से चले जाते हैं। कुछ रिश्तेदारों ने थोड़ा खाना भेजा होता है घर पे, क्योंकि घर में हालत ठीक नहीं थी, तो घर में किसने ही खाना था, पर दादी को थोड़ा खाना खिलाया जाता है। दादी जहाँ 2 रोटी खाती थी, उस दिन दादी ने 6 रोटी खाई और वो और रोटियां मांग रही थी, पर किसी ने उन्हें दी नहीं, क्योंकि दादी जो स्टूल पास करती थी या कुछ भी करती थी, बेड पे करती थी, वो सब क्लीन मंगल की मदर को ही करना पड़ता था। तो उनको पता था कि ये ज्यादा खा रही है, फिर ज्यादा प्रॉब्लम होगी रात में, तो जो भी था, पर दादी 6 रोटी खाना बहुत बड़ी चीज थी। जब से दादी बेड रिडन हुई थी, तो कभी उन्होंने ऐसे 6 रोटी की डाइट नहीं ली। पर किसी के पास भी इतना टाइम नहीं था इस वक्त कि वो दादी पर ध्यान दे। सबका ध्यान चंदा पे ही था, और मन्नू भी छोटा था, तो उसको भी खाना वाना खिला के सुला दिया गया। वो भी परेशान हो रहा था, पूछ रहा था कि क्या हुआ अम्मा को, क्या हुआ, लेकिन छोटे बच्चे को कोई नहीं बताता, और जरूरी भी नहीं था उसको बताना, तो बस सबने ऐसे बहाना बना के मन्नू को सुला दिया। दादी इधर कभी अजीब सी आवाजें निकाले, हंसे, कभी कुछ बड़बड़ाए, लेकिन कोई उनपे ध्यान नहीं दे रहा था। वो ऐसे करते करते सो गई। मंगल के पिताजी को भी मंगल की माँ ने थोड़ा सा खाना खिलाया, वो भी जाके चारपाई पे आराम करने लगे, और मंगल की माँ और मंगल चंदा के पास बैठे हुए थे। आपस में वो लोग बात कर रहे थे, और वो लोग उसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, कल मैंने ऐसा उस औरत को देखा, कोई हवा तो नहीं है। ये लोग ये सब बात कर ही रहे थे कि चंदा को होश आया और वो जोर जोर से कराहने लगी। पहले वो करहा रही थी, फिर उसकी कपकपी छूटने लगी। मंगल ने चंदा के सर पे हाथ रख के देखा तो बहुत गर्म था उसका माथा, तो उसे समझ आ गया चंदा को बुखार हुआ है, और ऐसी नाजुक हालत में वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे सुबह तक वेट करना। तो मंगल जाता है, पिताजी को उठाता है, बोलता है पिताजी पिताजी आप जल्दी से जाके वैद्य जी को बुला लाओ, चंदा की हालत बहुत खराब हो रही है, उसको काफी तेज बुखार है। मंगल के पिताजी वैद्य जी को बुलाने के लिए जाते हैं, और इधर मंगल और उसकी माँ चंदा के माथे पे ठंडी पट्टियां रख रहे हैं कि जो भी हो बुखार किसी भी तरह उतर जाए, वो कंट्रोल कर पाए उसे। पूरे गांव में बहुत अंधेरा था। किशोर अपनी लालटेन और लाठी लेकर जल्दी जल्दी वैद्य जी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। रात में बस नदी की आवाज सुनाई दे रही थी, और कुछ झींगुर वगैरह जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। किशोर जल्दी जल्दी बढ़े जा रहे थे। उनके दिमाग में कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि बहू की हालत बहुत खराब है, कहीं कुछ हो ना जाए, मैं जल्दी से जल्दी कैसे भी करके वैद्य जी के घर पे पहुंचूं। अभी वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि एक और लालटेन उन्हें नजर आ रही है, जैसे कोई और भी उसी रास्ते पर जा रहा हो। ये देख के किशोर को लगा शायद कोई मजबूरी का मारा है जो इतनी रात को मेरी तरह इसी रास्ते पर जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा। किशोर जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, और वो लालटेन बहुत धीरे धीरे चल रही है। आगे बढ़ते बढ़ते कदम बढ़ाते बढ़ाते किशोर उस लालटेन को रीच करते हैं, तो देखते हैं कि एक आदमी वहां पर चल रहा है, और टाइम कोई बहुत ज्यादा नहीं था, ऐसी 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हुआ होगा। आज के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं था, पर उस समय के हिसाब से तो शायद आधी रात ही होगी। उस आदमी ने अपना पूरा मुंह शॉल से ढका हुआ था, किशोर ने भी अपना मुंह पूरा शॉल से ढका हुआ था। ठंड बहुत ज्यादा थी, और रात के टाइम में ठंड वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जितना हिस्सा आप कवर कर सकते हैं आप करते हैं। एक्चुअली उसको चेस करने के चक्कर में किशोर और भी तेज तेज चल रहे थे, और तब तक वो हाफ गए थे। तो उसके पास जब वो पहुंचे तो किशोर थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए, और उन्होंने उस आदमी से पूछा कि भाई इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो। बड़ी भारी सी आवाज में वो बोलता है वैद्य जी के यहाँ। मतलब बहुत ड्राई सा रेस्पॉन्स होता है। आपने जो सवाल किया उसका एक ही जवाब। जनरली बंदा पूछ लेता है कि आप कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, आप कैसे फंस गए, बट वो ऐसा किशोर से कुछ नहीं पूछता, बस वो एक ही लाइन में जवाब दे देता है वैद्य जी के यहाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, मजा आ रहा है स्टोरी में या नहीं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर कोई चेंजेस की जरूरत है तो अपने फीडबैक्स प्लीज मुझे जरूर भेजते रहिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स देते रहिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं आपके लिए ऐसी ही स्टोरीज आगे भी लाती रहूंगी। तो अब चलते हैं कहानी में आगे। जब वो आदमी एक लाइन में अपना जवाब खत्म कर देता है, किशोर बोलते हैं हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरी बहू को बहुत तेज बुखार है, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों जा रहे हो वहां पर। तो वो बोलता है मेरी बीवी और बच्चे जल गए हैं, मेरा पूरा परिवार जल गया है, मेरे घर में आग लग गई है, इसीलिए मैं वैद्य जी को बुलाने जा रहा हूँ। अब ये सुन के किशोर को बहुत अजीब लगता है कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गांव में जरा सी भी प्रॉब्लम होती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे को बुला लेते हैं। पर गांव में तो कहीं किसी घर में आग नहीं लगी, किशोर को ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया, किशोर के घर में भी कोई बुलाने नहीं आया, और ना ही कोई उसे रास्ते में चलते हुए भी ऐसा कुछ दिखा कि कहीं
भीड़ लगी है, कोई इकट्ठा हुआ है या कोई घर जल रहा है। तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि गांव में आग लग गई है, ये क्या बोल रहा है। तो किशोर उसको पूछते हैं गांव में तो कहीं आग नहीं लगी है, कौन से गांव के रहने वाले हो तुम। और वो आदमी वैसे ही भारी आवाज में जवाब देता है, संभाली। सिर्फ एक लाइन में वो फिर से जवाब खत्म कर देता है। किशोर बोलते हैं कि तुम संभाली से इतनी दूर वैद्य जी को बुलाने क्यों आए हो, तुम्हारे गांव के वैद्य जी कहाँ गए। पर इस बार वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। किशोर फिर से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे गांव के वैद्य जी कहाँ चले गए हैं, इतनी दूर आए हो, अभी तक तुम्हारे परिवार का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया होगा। फिर कोई जवाब नहीं आता। किशोर अपनी लालटेन उस आदमी की तरफ उठाते हैं और उस आदमी का चेहरा देखते हैं। जैसे ही उसका चेहरा देखते हैं किशोर की चीख निकल जाती है, भयानक जला हुआ चेहरा। और वो आदमी जोर से घुर्रा के किशोर की तरफ झपटता है। तभी किशोर अपनी लालटेन उसके मुंह पे मारते हैं और वहां से तेज अपने घर की तरफ भागते हैं। वापस उल्टा घर की तरफ तेज तेज भागे जा रहे हैं और पीछे से उनको आवाज आ रही है जोर जोर से घुर्राने की, चिल्लाने की। और आवाज सिर्फ एक आदमी की नहीं आ रही है, किसी फीमेल के चिल्लाने की आवाज आ रही है, हंसने की आवाज आ रही है किसी फीमेल के जोर जोर की, एक आदमी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। सारी आवाजें उनका पीछा करते करते उनके घर तक आती हैं। घर के अंदर आके वो सीधे कुंडी बंद करते हैं और हांफते हांफते डर के मारे सीधे मंदिर के आगे जाके बैठ जाते हैं। और ये सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, उनके दरवाजे पे जोर जोर से कुंडी खटकाने की आवाज आ रही है, जोर जोर से दरवाजा कोई नॉक कर रहा है, जैसे कि कोई बहुत जोर जोर से उस पर मार रहा है। तो मंगल उठता है दरवाजा खोलने के लिए। मंगल की माँ पूछती है क्या हुआ, आप इतना हाफ क्यों रहे हो। किशोर उसी वक्त मंगल और उसकी माँ को बोलते हैं दरवाजा मत खोलना, दरवाजा मत खोलना। तो वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है। वो जल्दी से मंदिर से कुछ भभूत उठाते हैं और उसके बाद वो दरवाजे पे एक रेखा से खींच देते हैं उस भभूत से। जैसे ही वो उस भभूत से रेखा खींचते हैं तो दरवाजे से सारी आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। अब वहां पे कोई नॉक नहीं कर रहा, लेकिन फिर से उन्हें बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। पीछे से दादी अपनी चारपाई पे लेटकर बहुत जोर जोर से हंस रही हैं। किशोर दादी के ऊपर भी थोड़ी सी भभूत छिड़कते हैं। दादी जोर से चिल्लाती है। उसके बाद दादी बिल्कुल एकदम जैसे बंदा गुमसारी हो जाता है, एकदम बिल्कुल शांत वैसे हो जाती है और इधर उधर देख रही है, लेकिन बिल्कुल एकदम जैसे किसी को ना बांध सा दिया है वैसे हो जाती है। इधर माथे पे पट्टियां रखने से चंदा का बुखार थोड़ा सा नॉर्मल होता है। चंदा के भी वो थोड़ी सी भभूत लगाते हैं माथे पे और बस वो अपने कुलदेवता को याद करते रहते हैं, बोलते हैं कुलदेवता रक्षा करो, रक्षा करो। चंदा थोड़ी सी कंट्रोल्ड होती है। अब उसको नींद आ रही होती है, जैसे वो पहले करा रही थी या उसको कपकपी आ रही थी, अभी वो नहीं है। पूरी रात ये तीनों बैठे रहते हैं, इनकी पूरी रात बैठे बैठे बीत जाती है। इतना घबराए हुए हैं कि दिन चढ़ाया है, सूरज चढ़ाया है, उसके बावजूद भी ये दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। ये इतने डरे हुए हैं। करीब 7 साढ़े 7 बजे की बात है। दरवाजे पे जोर जोर से खटकाने की आवाज आती है। ये लोग फिर से डर जाते हैं कि आप कौन है। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे मैं हूँ दाई माँ, दरवाजा खोलो, क्या हुआ, आज तुम लोग उठे नहीं। मंगल फटाक से जाके दरवाजा खोलता है। दाई माँ अंदर आती है और पूछती हैं क्या हुआ, आज तुम लोग इतनी देर तक सो रहे हो, बहू ठीक तो है। तो वो लोग बोलते हैं आप खुद ही देख लो। दाई माँ बहू को देखती हैं, चंदा अब पहले से बेहतर है, लेकिन अभी पूरी तरीके से वो ठीक नहीं है। फिर मंगल और उसकी माँ दाई माँ को सारा रात वाला इंसिडेंट बताते हैं। सुन के दाई माँ भी यही बोलती हैं कि जो भी सब कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है, मुझे भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एक काम करते हैं कि चंदा को लेकर कुल देवता के पास चलते हैं। तो चंदा तो उस कंडीशन में थी नहीं कि वो जा पाए, लेकिन जब दाई माँ घर के अंदर आई थी तभी किशोर खुद से जाकर गांव में 4-5 लोगों को ले आते हैं कि चंदा को लेके कुल देवता के पास जाना है। हालांकि जब दाई माँ आई थी किशोर तभी घर से बाहर निकल गए थे, उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि दाई माँ भी यही कह रही हैं। पर रात वाला जो इंसिडेंट हुआ था किशोर ने तभी ठान लिया था कि मैं कुछ भी हो कल कुलदेवता से पता करूंगा कि मेरे घर पे क्या संकट आया है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। 4-5 लोग चंदा को लेके कुलदेवता के मंदिर जाते हैं और चंदा को कैसे उठाया जाता है, जैसे कि बांस की वो होती है डोली सी बनाते हैं, मतलब इट्स नॉट डोली काइंड ऑफ थिंग, बांस है और उसमें एक जैसे नीचे से चादर है, उसके अंदर बांस फंसाए हुए हैं, झूले जैसा बन जाता है, तो उसमें बंदे को कैरी करके ले जाते हैं। आज भी ऊपर पहाड़ों में बहुत सारी जगह ऐसे ही होता है, अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इसी तरीके से उसको कैरी करके नीचे लाया जाता है, क्योंकि कोई व्हीकल तो होता नहीं है और कई सारी जगहों पे अभी भी घोड़े या खच्चर नहीं जा पाते, तो लोग इसी तरीके से या तो वो पीठ पे लाद के या फिर आपने वो टोकरी देखी होगी उसमें बिठा के, और अगर बैठने की कंडीशन नहीं है तो इस तरीके से लिटा के नीचे लाया जाता है लोगों को इलाज के लिए। तो वो चंदा को कुलदेवता के पास इस तरीके से लेकर गए थे और
कुल देवता के बारे में मैं पहले भी आप लोगों के साथ काफी स्टोरीज में शेयर कर चुकी हूँ कि देवता की जो सवारी होती है वो किसी ना किसी के ऊपर आती है गांव में, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है जिसके ऊपर वो सवारी आती है। तो ऐसे ही इनके कुल देवता की भी सवारी किसी के ऊपर आती थी। और जब किशोर अपने रिलेटिव्स को बुलाकर लाए थे तो गांव में भी पूरी तरह ये खबर फैल जाती है कि क्या हुआ उनके साथ रात में, और उनके घर पे एक विपत्ति टूट पड़ी है। तो गांव के ज्यादातर लोग मंदिर में इकट्ठे हो गए थे उस वक्त तक, जब तक कुलदेवता की सवारी आई थी। जैसे ही उन व्यक्ति पे कुलदेवता की सवारी आती है, किशोर उनसे पूछते हैं, देवता क्या हुआ, क्या गलती हो गई जो हमारे परिवार पे इस तरीके की विपत्ति टूट पड़ी है। देवता बहुत क्रोध में बोलते हैं, अपने बेटे से पूछ, ये बैठा है मंगल, इससे पूछ कि इसने क्या किया है। किशोर उससे पूछते हैं, क्या किया है तूने? तो मंगल को खुद भी नहीं पता होता कि उसने ऐसा क्या किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो मंगल हाथ जोड़ के देवता के सामने बोलता है, देवता मैंने जानबूझ के कोई भी गलती नहीं की है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करो, लेकिन मुझे बताओ मैंने क्या ऐसा गलत किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तब देवता बताते हैं कि संभाली गांव से तुम जो लकड़ी लेकर आए थे उसी ने तुम्हारे घर को, तुम्हारी जमीन को श्रापित किया है। वहां पर 4 महीने पहले रात में किसी कारणवश एक घर में आग लग गई थी। पूरा घर उस वक्त सो रहा था। उस घर के 7 लोग उस आग में जल के मर गए थे और सिर्फ एक बूढ़ा दादा और उसका एक पोता बच पाया था, जिन्होंने वो जगह ही छोड़ दी थी और वो कहीं और जाके रहने लगे थे। और तू जो अपने घर बनाने के लिए लकड़ियां वहां से लेकर आया, तो तू सिर्फ वो लकड़ियां नहीं लेकर आया, तो उन 7 लोगों को भी अपने साथ ले आया है। अब ये तेरा घर नहीं है, ये उनका घर है और तुम लोग उनके घर में बिना पूछे, बिना उनकी इजाजत के रह रहे हो। अगर तुम्हारे घर में ऐसे कोई आके रहने लगेगा तो तुम क्या करोगे? अब पूरा घर देवता के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। देवता हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अगर हमें जरा सा भी पता होता कि वहां पे किसी की मृत्यु हो गई तो हम वो लकड़ियां नहीं लेकर आते। हमें बचा लो, हम पर अपनी कृपा करो। और इस टाइम भी चंदा वैसे के वैसे बेहोश पड़ी हुई है, उसे कोई होश नहीं है, कोई सुध बुध नहीं है। जब बार बार वो ये गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि हमें बचा लो देवता, हमें बचा लो, हम पर अपनी कृपा करो, तो देवता बोलते हैं, मैं ही बचा रहा हूं तुम्हें 2 दिन से। अगर मैं नहीं बचा रहा होता तो तेरी बहू भी अपने बच्चे के साथ मर गई होती, और जो रात में तेरे साथ हुआ ना, तो तेरा भी वही क्रियाक्रम हो गया होता। अब बिना देर किए उस घर को अभी के अभी छोड़ दे, और वो जो बुढ़िया तेरे घर में है वो नहीं बच पाएगी। 13 दिन के अंदर अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके भीतर आत्माओं ने अपना घर बना लिया है, उसके लिए मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। जा अपने पोते को बचा, अपने परिवार को बचा, और अभी इसी वक्त वो घर खाली कर। फिर देवता चंदा के माथे पर हाथ रखते हैं और उसी वक्त उनकी सवारी उस व्यक्ति के ऊपर से चली जाती है। चंदा को अब धीरे धीरे होश आना शुरू होता है। कुछ रिश्तेदारों के पास मंगल की माँ चंदा को छोड़कर मंगल और उसके पिता किशोर के साथ, और उनके कुछ रिश्तेदार भी साथ में होते हैं, घर जाते हैं। जो भी उनका सामान होता है वो उठाते हैं, और जो मन्नू है वो भी चंदा के पास ही है इस वक्त, क्योंकि वो घर से सबको लेकर आए थे सिर्फ दादी को छोड़ के, क्योंकि दादी आ नहीं सकती थी, वो बेड रिडन थी। तो वहां पे उन्होंने दाई माँ को छोड़ा था, दाई माँ नहीं आई थी इन लोगों के साथ मंदिर पे। तो ये लोग अपना जो भी छोटा मोटा जो भी किचन का सामान है सारा बांधते हैं। 2-2.5 घंटे में ये वहां पे सारा घर खाली करते हैं, शिफ्ट करते हैं उसी घर में जो इसमें उनके पशु रह रहे थे। दादी को भी वहीं लेकर आया जाता है। इनिशियली ये लोग कुछ दिनों के लिए अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहते हैं, वापस से उस घर को प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करते हैं और जो पशुओं वाला एरिया था उसको सेपरेट करते हैं। अभी इनके घर का काम चल ही रहा होता है कि ठीक 13th डे इनकी जो दादी होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। जिस टाइम वो डेथ बेड पे होती हैं, उन 30 डेज के ड्यूरेशन में वो बार बार बस एक ही बात दोहराती हैं, तुमने उसको खाना नहीं दिया इसलिए वो मुझे खा गई, तुमने उसको खाना नहीं दिया इसलिए वो मुझे खा गए। यही बस वो बोलती रहती हैं और 13 डे उनकी जो तबीयत होती है वो बिगड़ती है और अचानक उनका शरीर प्राण छोड़ देता है। इनके घर पे जो रिपेयरिंग वर्क था वो भी कंप्लीट हो जाता है। दादी का ये लोग अपना क्रियाक्रम वही कर देते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ से वापस शिफ्ट होते हैं। लेकिन मन्नू भी उस ड्यूरेशन में जब तक वो रिलेटिव्स के यहाँ होता है तो ठीक ठाक होता है, क्योंकि वहां पे उसे खेलने के लिए बच्चे मिल गए होते हैं। जब वो अपने घर में शिफ्ट होते हैं तो यही बोलता है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे उसी घर में जाना है, वहां गुड़िया मेरे साथ खेला करती थी, यहाँ तो मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है। तो मतलब दादी सही कह रही थी कि मन्नू के साथ जिस बिटिया के बारे में उन्होंने बताया था वो एक बच्ची थी जो मन्नू के साथ खेलती थी, और मन्नू काफी उसके बारे में बात करता था 6-8 महीने तक। फिर धीरे धीरे करके मन्नू की भी वो मेमोरीज चली गई, लेकिन 7-8 महीने तक वो गुड़िया का काफी जिक्र किया करता था, जिसको वहां पर किसी और ने मनु के अलावा नहीं देखा था। चंदा ने भी अपने साथ घटित हुई सारी घटना को लोगों के साथ बताया।
बताया, अपने घर वालों के साथ बताया, तो सबको पता चल गया कि क्या रीजन था और 2 दिन भी ये उस घर में क्यों नहीं टिक पाए। और वो लोग तो छोड़िए, गांव का एक भी व्यक्ति उस घर के आस-पास से नहीं निकलता था, उस एरिया से नहीं निकलता था। रात तो क्या, दिन में भी कोई वहां से नहीं निकलता था। कितनी बार गांव वालों ने देखा है कि कुछ पशु अगर उस एरिया में चले गए, जैसे कोई भेड़ बकरी चरने चली गई, तो नेक्स्ट डे उसकी बॉडी मिला करती थी और बॉडी बिल्कुल ऐसी होती थी जैसे किसी ने सारा का सारा खून चूस दिया है। करीब 30-35 साल बाद वो घर ऐसे ही खंडर बना रहा, ऐसे ही पड़ा रहा। फिर नई जनरेशन आई, उन्होंने भी ट्राई किया कि चलो वहां पर रह के देखते हैं, हो सकता है ये सब ऐसी ही बातें हों, लेकिन उसके बाद कोई वहां टिक नहीं पाया, एक दिन भी नहीं निकाल पाया और फाइनली पूरा गांव उसे श्रापित घर ही मानता है। उस घर के आसपास भी कोई नहीं जाता था। इनफैक्ट अभी तक जिन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई थी, उनके साथ खुद ये घटित हुआ था। करीब 20-22 साल पहले उनके घर पे एक डॉग रहती थी, तो वो रात में समहाउ उस घर पे पहुंच गई होगी, कैसे पहुंची किसी को नहीं पता, और सुबह वो उल्टी लटकी हुई उस घर के दरवाजे पे गांव वालों को दिखी थी। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, घर ऊपर से छत बिल्कुल टूटी हुई है, तो देखना मुश्किल नहीं है ऊपर से गुजरते हुए। और आज भी इस गांव में सब यही मानते हैं कि घर हॉन्टेड है और उस एरिया पे कोई रहना नहीं चाहता, कोई जाता भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से रही इस घर की कहानी। आप फोटोज और वीडियोस में देख ही चुके हैं कि जगह कितनी डरावनी लगती है। अब तो ये पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी सुनाते वक्त कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। अगर मैं कुछ मिस कर गई हूँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा और प्लीज मुझे मोटिवेटेड रखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। तब तक के लिए नमस्कार।